starting with the 4.4 DNA replication of a some part. So in eukaryotic organism, all you know that eukaryotic organism, they have a well developed nuclear membrane, and inside that nuclear membrane, if a chromosome is present, that condition is called as a eukaryotic cell or organism. So in eukaryotic organism, replication of DNA, that is copy of DNA, take place only once in a cell cycle. सेल साइकिल जब होगा तो ये वन टाइम होगा. रेप्लिकेशन दैट इज कॉपी ऑफ डीएनए कितने टाइम में होगा? वन टाइम होगा. सेल साइकिल के टाइम में डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि कॉपी वन टाइम होता है. यूकैरियोट के टाइम इट अकर्स इन द एस फेज ऑफ इंटरफेज इन अ सेल साइकिल. इसके लिए तुमको 11th वाला डायग्राम याद करना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी दैट, अभी मैंने ये डायग्राम आपके साइड में ही दिया. नाउ यू कैन सी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको राइट साइड में जो अपर वाला डायग्राम दिख रहा है, देखो ये वाला हमने 11th में जो सेल साइकिल स्टडी किया था, दैट इज माइटोसिस, मियोसिस. सो उससे रिलेटेड. सो सेल साइकिल के अंदर क्या होगा? सो सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू अ टू मेन फेज, दैट इज एक तो सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड इट एज अ माइटोसिस या तो मियोसिस होगा, और उसके पहले सेल डिवीजन होने के पहले, एक्चुअल सेल डिवाइड होने के पहले सेल के जो कंटेंट है वो डबल होंगे. सो दैट फेज इज कॉल्ड इट एज अ इंटरफेज. और ये इंटरफेज में फिर 3 फेजेस है, दैट इज ग्रोथ 1 फेज, एस फेज यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का कॉपी होना, और G2 फेज यानी ग्रोथ 2 फेज, और उसके बाद होगा माइटोसिस या तो मियोसिस. सो सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन. सो टुडे व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. ये सेल साइकिल के टाइम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वन टाइम रेप्लिकेशन होगा. और कौन से स्टेज में होगा? तो ये इंटरफेज में, सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में होगा, विच वी कैन स्टडी एंड वी कैन सी इन दिस डायग्राम. वो हमको ये वाले पिक्चर्स में दिख रहा है. Now we will go with the next point. DNA replicates यानी कि याद रखना कॉपी. DNA replicates through semi conservative mode of replication. हम लोग यूकैरियोट का अगर देखेंगे आगे जब ये रेप्लिकेशन स्टडी करने वाले हैं, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनके अंदर मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है. और यूकैरियोट यानी कि अगर मैंने ह्यूमंस का भी एग्जांपल ले लिया, सो यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. इन शॉर्ट ये हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, बट इसका मीनिंग क्या है? देखो इसका मीनिंग क्या, नाउ कैन सी दैट दिस डीएनए. अब देखो ये एक ब्लू कलर का ये नॉर्मल मदर डीएनए है, और ये मदर डीएनए फिर देखो क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है ब्लू वाला, और यहाँ पर भी ओपन हो गया. मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओपन होके 2 स्टैंड का फॉर्मेशन हो गया, सिंगल स्टैंड. और ये दोनों भी सिंगल स्टैंड से फिर नया स्टैंड बनेगा, यानी कि एक मदर स्टैंड के अंदर एक डॉटर डीएनए स्टैंड फॉर्म होगा, दूसरे वाले मदर स्टैंड के अंदर और एक नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा. सो सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है? सेमी मतलब हाफ, मतलब जो नया डीएनए, जो ओल्ड डीएनए है उससे जो नया डीएनए बनेगा, उस डीएनए के अंदर, ये वाले डीएनए के अंदर एक डीएनए ओल्ड होता है और दूसरा वाला न्यू होता है. और न्यू वाला डीएनए ओल्ड वाले डीएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हाफ ऑफ होता है. इसीलिए इस टाइप के रेप्लिकेशन को बोला गया है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मोड ऑफ डीएनए. सेमी मींस हाफ, कंजर्वेटिव मतलब प्रोटेक्शन. जो नया स्टैंड है वो ओल्ड वाले स्टैंड को, एक जो ओल्ड स्टैंड है उसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. वो हम लोग डिटेल में आगे भी देखने वाले. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, the model of semi conservative replication was proposed by a scientist Watson and Crick on the basis of anti-parallel and complementary nature of DNA strands. So ये जो भी है इसका इन्वेंशन या तो इसको जो भी प्रपोज किया है, so that two scientists call it as a Watson and Crick. और इन्होंने इसके एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री, एंटी पैरेलल यानी क्या? तो जो एक स्टैंड होता है उसका ही यूज करके दूसरा स्टैंड कॉपी होता है. एक स्टैंड रहेगा और उसका कॉपी होके दूसरा स्टैंड बनेगा. सो दैट इज दोनों भी स्टैंड एक दूसरे को एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट अपोजिट होते हैं. सो वही पॉइंट यहाँ पे दिए. नाउ वी विल गो विद दैट नेक्स्ट स्लाइड.
now we will be having the process of semi conservative replication. अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, that is part is process of semi conservative replication. Semi conservative replication का process क्या? So the first one process of semi conservative replication is activation of a nucleotide. अभी एक्टिवेशन तो समझो पहले बाद में बढ़ाएगा, पहले तो आपको याद करना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड यानी क्या. What is the meaning of nucleotide? So मैं just आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ. That is nucleoside and nucleotide. What is the meaning of that? So अभी देखो ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है. देखो, so ये डायग्राम है पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर के यहाँ पर लिखा है बेस. बेस यानी नाइट्रोजन बेस. डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होता है. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं तो एक बिगर सिंगल स्टैंड बनता है. वैसा ही दूसरा अपोजिट स्टैंड एक दूसरे को जब स्टिक हो जाएंगे सो उससे क्या फॉर्म होगा? डीएनए का फॉर्मेशन. सो डीएनए के फॉर्मेशन के लिए जो मेन पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड. ओके, न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? तो 11th में हमने स्टडी किया था, वही डायग्राम है. देखो यहाँ पर ये है नाइट्रोजन बेस, ये है पेंटोस शुगर. पेंटोस यानी 5 कार्बन शुगर. यहाँ पे नंबर दिया देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन. ये पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है नाइट्रोजन बेस. कौन से नाइट्रोजन बेस? ACTG, एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन एंड गुआनिन. सो इसी में से 4 में से कोई भी नाइट्रोजन बेस ये 1 नंबर कार्बन पे पेंटोस शुगर पे अटैच हो जाएगा. और जो 5th नंबर वाला कार्बन है ये फ्री है. इसके ऊपर क्या होगा? तो ऐसे दूसरा और एक नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड. ओके, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा, और ये पहला वाला ये जो भी है. सो देखो 5th वाला जो कार्बन है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है. 5th वाला जो कार्बन है यहाँ पे अटैच है फॉस्फेट ग्रुप और फर्स्ट वाले पे अटैच है नाइट्रोजन बेस. अब क्या होगा? ऐसा एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड. पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 5th वाला फॉस्फेट ग्रुप और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का 3rd वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. और ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे? एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे और इसके वजह से फॉर्म होता है डीएनए. मतलब अगर मुझे अभी देखो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि हमको डीएनए का कॉपी करना है. सो अगर डीएनए का कॉपी करना है तो डीएनए के अंदर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या लगेंगे? सो रॉ मटेरियल हमको चाहिए न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड भी कैसे? चार्ज वाले न्यूक्लियोटाइड चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड भी 2 टाइप के. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है ये तो आपको समझ गए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज न्यूक्लियोटाइड? सो न्यूक्लियोटाइड का फुल फॉर्म देखो यहाँ पर दिया है, दैट इज यहाँ पर वही दिया है. देखो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के पॉइंट में क्या दिया? द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबो एडेनाइन मोनोफॉस्फेट. ए यानी एडेनाइन, देन यहाँ पर G यानी गुआनाइन. सो डीऑक्सीराइबोज गुआनाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोज TMT यानी कि थाइमिन मोनोफॉस्फेट. मोनोफॉस्फेट का कन्वर्जन पहले ट्राइफॉस्फेट में होना जरूरी है, तब वो चार्ज हो जाएगा. क्या है? मोनोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्राइफॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट के लिए अभी यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट है तो यहाँ पर एक ही फॉस्फेट है. सो ऐसे और 2 फॉस्फेट वहां पर आके जब अटैच होगा तब जाके क्या होगा? एक्टिवेशन होगा. सो वही आपको डायग्राम में दिया. देखो ये जो मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज एडेनाइन साइटोसिन गुआनाइन और थाइमिन, इसमें से कोई भी मोनोफॉस्फेट when there is a addition of a 2 phosphate, ये जो फर्स्ट फॉस्फेट है 5th कार्बन पे अटैच है, वहां पर और 2 फॉस्फेट अगर आके अटैच हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन. सो ये क्या होगा? ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये कहां पर होगा? सो डीएनए कहां पर होता है? तो यूकैरियोट में डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर. सो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होता है लिक्विड, दैट इज कॉल्ड इट एज न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगा. ऑल ऑफ यू क्लियर? मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, याद रखना. प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है, बिकॉज वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर? सो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर
एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन में क्या होगा? सो एक्टिवेशन में जो फॉस्फेट बॉन्ड है, ये फर्स्ट एक ही फॉस्फेट है, इस एक फॉस्फेट को और दो फॉस्फेट आके अटैच हो जाए। सो ये अटैच कौन करेगा? तो उसके लिए है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोरिलेज। कौन सा एंजाइम है? सो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोरिलेज ये एटीपी इस डीऑक्सीराइबोज मोनोफॉस्फेट यानी सिंगल फॉस्फेट को दो फॉस्फेट ऐड कर देगा। ओके और फिर ये कन्वर्ट हो गया, देखो किसमें? सो नाउ देखो यहाँ पर 5th नंबर कार्बन पे कितने फॉस्फेट आ गए? 1 2 3 4, 1 2 3, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। सो ऐसे एडेनाइन मोनोफॉस्फेट को अटैच हुआ तो एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म हो जाएगा, गोनाइन के साथ गोनाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन के साथ साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, और लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टी लिखना चाहिए था बट गलती से यहाँ, सो दैट इज थायमिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। So all of you clear what is the meaning of activation of nucleotide? So activation of nucleotide में क्या हुआ? तो ये activation of nucleotide में जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मोनोफॉस्फेट का कन्वर्जन ट्राइफॉस्फेट में होगा। और ऐसे कैसे कितने न्यूक्लियोटाइड है? 4, एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, guanine मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट एंड फोर्थ वन दैट इज साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। तीन चारों भी इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज फॉस्फोरिलेज, इनका फॉस्फोरिलेशन होगा यानी कि फॉस्फेट वहां ऐड होगा और इसका कन्वर्जन हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज ऑल अबाउट, वही यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पर दे आर एक्टिवेटेड और इसको ही बोलते हैं एक्टिवेशन। So they are activated by ATP in presence of enzyme phosphorylase. This result in a formation of deoxyribonucleotide triphosphate. 4 टाइप के बनेंगे, that is deoxyribose adenine triphosphate, guanine triphosphate, cytosine triphosphate and thymine triphosphate. The process is called as a phosphorylation. Phosphorylation यानी phosphate add हुआ है, इसीलिए इसका नाम दिया है phosphorylation. So all of you clear? So this is all about. So अभी देखो पहले डीएनए फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड लगेगा, बट न्यूक्लियोटाइड चार्ज वाले चाहिए। नॉट चार्ज यानी मोनोफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर एटीपी के प्रेजेंस में दो फॉस्फेट ऐड हो गया 5th नंबर कार्बन पे और फिर ये हो गया ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हमको क्या करना है? तो नेक्स्ट प्रोसेस में अब हमको न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोप्लाज्म में है बट उनको क्या करना है? अरेंज करना है। अब ये अरेंज करने का मैसेज किसके पास है? तो ये डीएनए स्टैंड के ऊपर जो ACTG का सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसके पास है। ओके सो ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दैट एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मैं समझ रहा हूँ कि सबको ये वाला पार्ट समझ गया होगा। ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है प्रोसेस। नाउ वी विल गो द सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेकंड प्रोसेस में क्या दिया देखो, जस्ट अ मिनट। Second point is point of origin and initiation point. Point of origin और initiation point और या तो दूसरा termination point हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट के बारे में, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लोकल है, सो वेस्टर्न साइड में लोकल चर्च गेट से लेके डहानू, सो चर्च गेट से अगर कोई लोकल छूट रहा है और वो डहानू उसका एंडिंग पॉइंट, सो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, जहां से वो ट्रेन स्टार्ट होगा वो स्टेशन यानी क्या? तो वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए में जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड ओ, और जहां पर स्टॉप हो जाएगा यानी कि चर्च गेट से ट्रेन स्टार्ट हो रहा है तो चर्च गेट हो गया ओ ओरिजिन पॉइंट, और टर्मिनेट यानी कि वो ट्रेन स्टॉप कहां पर हो रहा है तो वो डहानू में स्टॉप हो रहा है, तो डहानू उसका क्या हो गया? सो डहानू इज नथिंग बट उसका टर्मिनेशन पॉइंट हो गया। ओके सो ये यहाँ पर भी डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए बहुत बिगर है, तो इस डीएनए में जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा यानी कि डीएनए कॉपी होने का प्रोसेस जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, और जिस पॉइंट पे ये प्रोसेस स्टॉप हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन पॉइंट। ओके टर्मिनेट यानी स्टॉप, ओरिजिन यानी स्टार्ट होना, इनिशिएशन यानी स्टॉप होना। सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया देखो, it begins at a specific point origin, O that is origin,
and terminates at point T, that is termination. Origin is flanked by T sites. The unit of DNA in replication occurs is called replicon. So अभी देखो यहाँ पर क्या एक मेन पॉइंट क्या दिया है, the unit of DNA in which replication occurs. So अभी देखो replication DNA में हो रहा है, बट ये सभी जगह नहीं होता. अगर मैंने यूकैरियोट्स का एग्जांपल लिया तो यूकैरियोट में पूरे के पूरे डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि यूकैरियोट्स में हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन होते हैं. यूक्रोमैटिन जब ये रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना है तो वो इजीली ओपन हो जाता है, बट हेटेरोक्रोमैटिन ओपन नहीं होता. सो इसीलिए जिस पार्ट में डीएनए के जिस पार्ट में रेप्लिकेशन होता है उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे रेप्लिकॉन. All of you clear? So DNA के जिस पार्ट में replication होगा, this part is called it as a, this part of DNA is also called it as a replicon. So ये एक वर्ड याद रखना, replicon क्या है, origin क्या है ये आपको समझ गया, termination समझ गया. ओके, जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो प्रोकैरियोट का सर्कुलर डीएनए लिया है, तो यहाँ पर ओरिजिन कहाँ से है, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन. अब ये कहाँ तक हो रहा है, समझो अगर यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, वापस से फिर से होने के बाद इस पॉइंट पे आके एंड हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन पॉइंट. मतलब जहां रेप्लिकेशन स्टॉप होता है वो पॉइंट टर्मिनेशन, जहां से स्टार्ट होता है वो ओरिजिन और इनिशिएशन, और जिस डीएनए के पार्ट में रेप्लिकेशन होता है उस सभी पार्ट को हम लोग बोलेंगे रेप्लिकॉन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है रेप्लिकेशन में, वो पॉइंट दिया. नाउ in prokaryotes there is only one replicon, however in a eukaryotes there are several replicon. Okay, what is the meaning replicon का meaning मैंने क्या बोला, replicon यानी कि जहां पर replication होता है. मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि प्रोकैरियोट में हेटेरोक्रोमैटिन ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर ज्यादातर सभी डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, वो ओपन होता है. सो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसका डीएनए प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर है, एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो वो फिर वहीं पर आके एकदम एंड के पॉइंट में एंड हो जाता है. मतलब यहाँ रेप्लिकॉन कितना है, एक बार स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन एट ए टाइम प्रोकैरियोट्स में हो जाता है. सो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकॉन सिंगल है, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में सिंगल है, बिकॉज वहां क्रोमोसोम सिंगल है, स्मॉल है, सर्कुलर है, एट ए टाइम हो जाता है. बट अगर हम लोग यूकैरियोट का एग्जांपल लेंगे तो यूकैरियोट में हेटेरोक्रोमैटिन वगैरह होने के वजह से रेप्लिकॉन बहुत सारे होते हैं. नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये यूकैरियोट में देखो ये इतना सा पार्ट रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ वो यहाँ एंड हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर एंड हो गया. सो यहाँ पर बहुत सारे यूकैरियोट में रेप्लिकॉन छोटे छोटे मतलब रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम में एट ए टाइम कंप्लीट नहीं होता है, छोटे पार्ट में कंप्लीट होता है, स्टॉप होता है, फिर नए जगह कहीं तो भी स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है. सो ऐसे बहुत सारे रेप्लिकॉन होते हैं यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल रेप्लिकॉन होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट पार्ट. नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट पार्ट. At the point O, that is origin, enzyme endonuclease nick one of a strand of DNA temporarily. Nick occur in a sugar phosphate backbone of phosphodiester bond. क्या बोला है यहाँ पर, देखो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओ पॉइंट, वहां पर एक एंजाइम लगेगा. कौन सा एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियेज. एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को कट करने वाले एंजाइम. तो जहां से स्टार्ट होना है तो अल्टीमेटली जब वहां प्रोसेस स्टार्ट होना है तो वहां पर ओपन तो होना चाहिए ना डीएनए, तो वो ओपनिंग के लिए ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो वहां पे छोटा सा कट का फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर. और न्यूक्लियोटाइड के कहां पर ये कट फॉर्म करेगा, निक यानी कट. The nick occurs in sugar phosphate backbone of phosphodiester bond. Phosphodiester bond sugar और phosphate, मतलब यह फिफ्थ वाला. ओके, हमने जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिया था उस न्यूक्लियोटाइड में फिफ्थ नंबर वाला जो कार्बन है वहां होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड.
दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, सो वहां पे क्या होगा, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा और फिर रेप्लिकेशन वहां से स्टार्ट होगा प्रोसेस। ओके, सो दिस इज